नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय पारा। आज हम पढ़ेंगे भारत को विदेशी सहायता समस्याएं और भारत के आर्थिक विकास में भविष्य संभावनाएं। तो इनको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि विदेशी सहायता क्या होती है। आर्थिक विकास एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विनियोग, उपभोग तथा उत्पादन के लिए साधनों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। विवेकशील राष्ट्रों में निर्धनता का कुचक्र व आंतरिक वस्तुओं का निम्न स्तर होने के कारण पूंजी निर्माण की गति धीमी होती है और आर्थिक विकास के लिए तकनीकी ज्ञान, पूंजी और उत्पादन के लिए मशीनों व उपकरण आंतरिक स्रोतों से संभव नहीं होते हैं। इसलिए विकास का शुभारंभ करना व विकास को गति प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है। विदेशी सहायता आंतरिक साधनों के अनुपूरक के रूप में काम में ली जाती है। आज सभी पिछड़े राष्ट्रों में आर्थिक विकास के लिए होड़ लगी है और प्रत्येक राष्ट्र अपनी सार्वभौमिक राजनीतिक सत्ता रखते हुए विदेशी साधनों का उपयोग करना चाहता है। विदेशी सहायता का अर्थ साधारण बोलचाल में एक देश से दूसरे देशों को आर्थिक सहायता का वह हस्तांतरण विदेशी सहायता कहलाता है। देखिए, इसको दोबारा समझिए। साधारण बोलचाल में एक देश से दूसरे देश को आर्थिक सहायता का हस्तांतरण विदेशी सहायता कहलाता है, जो ऋणों, अनुदानों आदि के रूप में होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के अनुसार विदेशी सहायता गैर सैनिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष अनुदान एवं विशुद्ध दीर्घकालीन ऋण होते हैं। इसमें उन पूंजी आगमनों का भी समावेश होता है जो बाजार के सामान्य प्रोत्साहनों से संभव नहीं होते। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि विदेशी सहायता का अभिप्राय एक देश से दूसरे देश को वास्तविक साधनों एवं कुशल जानकारी का हस्तांतरण है, जो बाजार शक्तियों के क्रियान्वयन से संभव नहीं होता। विदेशी सहायता की विशेषताएं। तो विदेशी सहायता की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, विदेशी सहायता एक देश द्वारा दूसरे देश को दी जाती है। दूसरा बिंदु है इसका, विदेशी सहायता के अंतर्गत उन सभी आर्थिक, वित्तीय एवं तकनीकी साधनों का हस्तांतरण आता है जो सामान्यतः बाजार शक्तियों के क्रियान्वयन से संभव नहीं होता। तीसरा बिंदु है इसका, विदेशी सहायता प्रत्यक्ष अनुदानों, विशुद्ध दीर्घकालीन उधार, तकनीकी जानकारी अथवा पूंजी आगमनों के रूप में हो सकती है। इसी का चौथा बिंदु है, गैर सैनिक सहायता को ही विदेशी सहायता में गिना जाता है। सैनिक सहायता विदेशी सहायता में नहीं गिनी जाती है। इसी का पांचवा बिंदु है, विदेशी सहायता उधार शर्तों पर अथवा कठोर शर्तों पर हो सकती है। विदेशी सहायता विदेशी सरकारों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। और इसका अगला बिंदु है, विदेशी सहायता सामान्यतः रियायती शर्तों पर होती है और राजनीतिक उद्देश्यों से भी प्रेरित होती है। आगे है, विदेशी सहायता की आवश्यकता क्यों? विदेशी सहायता की आवश्यकता किसी भी देश को क्यों पड़ती है? उसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। निर्धनता व आय का निम्न स्तर। विकासशील राष्ट्रों में प्राकृतिक साधनों की प्राचुर्यता होने के बावजूद भी उनका विदोहन न होने के कारण आय का स्तर बहुत नीचा है। क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार के आधार पर 2011 में जहां अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $48,387 वार्षिक, वहीं भारत में $3,624 हैं। देश की 29.8% जनसंख्या को तो निम्नतम जीवन स्तर भी उपलब्ध नहीं है। इन देशों में इन प्राकृतिक साधनों के विदोहन के लिए वस्तुओं व पूंजी निर्माण की कल्पना निरर्थक है। अतः ऐसे राष्ट्रों में आर्थिक विकास का शुभारंभ करने व आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब तक अर्थव्यवस्था स्वयं स्फूर्त अवस्था में पहुंचकर आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर लेती, विदेशी पूंजी व सहायता आवश्यक होती हैं। इसी का दूसरा बिंदु है, भुगतान असंतुलन को दूर करना। भुगतान असंतुलन की समस्या के समाधान के लिए भी विदेशी सहायता जरूरी है। विदेशी सहायता से विनिमय दरों में स्थायित्व रखने में मदद मिलती है। तीसरा बिंदु है, प्राविधिक ज्ञान का उपयोग। विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से तो पिछड़े और निधन हैं ही, उनमें तकनीकी ज्ञान का भी विकास नहीं हुआ है। उत्पादन के परंपरागत तरीके हैं जिनके आर्थिक विकास की कल्पना निरर्थक है। अतः पिछड़े व विकसित राष्ट्रों में तकनीकी व औद्योगिक ज्ञान के विस्तार के लिए भी विदेशी विशेषज्ञों व तकनीशियनों की सहायता आवश्यक होती है।
इसी का चौथा बिंदु है आर्थिक असमानता के अंतराल को कम करना। किसी भी देश में निर्धनता विश्व की समृद्धि के लिए खतरा है। किसी भी देश में निर्धनता विश्व की समृद्धि के लिए खतरा है। अतः विश्व के कुछ राष्ट्रों में अत्यधिक समृद्धि तथा विश्व की 3/4 जनसंख्या की दयनीय गरीबी स्थिति के बीच भारी खाई बन गई है और कभी भयंकर खूनी क्रांति का कारण बन सकती है। अतः विश्व के समृद्ध राष्ट्र गरीब व पिछड़े राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देकर विश्व में व्याप्त आर्थिक असमानता के अंतराल को पाटने में प्रयत्नशील है। इसका 5वां बिंदु है राजनीतिक सहयोग व सद्भावना। आज विश्व राजनीतिक गुटों में बटी हुई प्रत्येक समृद्ध राष्ट्र विकासशील पिछड़े राष्ट्रों को आर्थिक सहायता के प्रलोभन द्वारा उन पर अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में प्रयत्नशील है। इसको दोबारा देखिए, आज विश्व राजनीतिक गुटों में बटी हुई है प्रत्येक समृद्ध राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहायता के प्रलोभन द्वारा उन पर राजनीतिक प्रभाव जमाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः विदेशी सहायता विकसित राष्ट्रों के लिए सद्भावना का प्रतीक होने के साथ साथ उनके नैतिक दायित्व का भी सूचक है। अगला बिंदु है इसका विकासशील राष्ट्रों के तीव्र विकास। विकासशील राष्ट्रों के तीव्र विकास का नैतिक दायित्व। विकासशील राष्ट्रों के तीव्र विकास का नैतिक दायित्व। विकसित राष्ट्रों पर विकासशील राष्ट्रों को पर्याप्त विदेशी सहायता देकर उनका तीव्र गति से विकास करने का नैतिक दायित्व है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि और विकास की धीमी गति अधिकतम जन कल्याण में बाधा है। इसे विदेशी सहायता द्वारा दूर किया जा सकता है। पियर्सन कमीशन के अनुसार विदेशी सहायता के 2 कारण होते हैं। पहला, नैतिक कि शक्तिशाली एवं समृद्ध राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से निर्धन व दुर्बल राष्ट्रों की सहायता करें, और दूसरा, व्यवहारिक कि अब विश्व समाज की भावना में कल्याण अविभाज्य है, अतः अपनी समृद्धि में बाह्य गरीबों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः विदेशी सहायता आवश्यक है। विदेशी सहायता के लाभ, गुण अथवा विदेशी सहायता के पक्ष में तर्क, विदेशी सहायता का दर्शन। अन्य विकासशील राष्ट्रों की भांति भारत में भी विदेशी सहायता अनेक दृष्टिकोणों में लाभदायक सिद्ध हुई है, जिनमें पहला बिंदु है प्राकृतिक साधनों का विदोहन। भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, पर पूंजी व तकनीकी ज्ञान के अभाव में उनका पूरा विदोहन नहीं हो पाया है। अतः विदेशी सहायता से प्राकृतिक साधनों का विदोहन आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगा। विनिमय संकट का निराकरण। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में देश में आयात तेजी से बढ़ते हैं, जबकि निर्यातों का बढ़ना कठिन होता है। अतः व्यापार घाटा विदेशी विनिमय संकट को जन्म देता है। ऐसे संकटों का निवारण विदेशी सहायता से संभव होता है। तीसरा बिंदु है इसका तीव्र आर्थिक विकास। विदेशी सहायता से देश में बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग संभव होता है। अतः विकासशील देशों में जिनमें आंतरिक बचत निम्न स्तर पर है तथा विनियोग दर नीची है, उनमें विदेशी सहायता प्राप्त कर पूंजी विनियोग करने में आर्थिक विकास तेजी से किया जा सकता है। अगला बिंदु है इसका योजनाओं की सफल क्रियान्विति। विकासशील विदेशी सहायता से पूंजी आर्थिक एवं वित्तीय साधनों के साथ विदेशी तकनीक भी प्राप्त कर अपनी योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सकते हैं। पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना। विदेशी सहायता के द्वारा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी एवं राजनीतिक सहयोग एवं सहानुभूति बढ़ती है और सांस्कृतिक सहयोग भी बढ़ता है, जो विश्व शांति एवं आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। रोजगार में वृद्धि। विदेशी सहायता के प्रयोग से उपभोग एवं विनियोग बढ़ते हैं और इससे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अगला बिंदु है इसका बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण। बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण। विदेशी सहायता से देश में पूंजीगत एवं उपभोग माल की कमी को आयातों से दूर कर बढ़ते मूल्यों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार देश में ही विदेशी पूंजी के प्रयोग से अभावों की पूर्ति की जाती है। इससे भी मूल्य में स्थायित्व में योग मिलता है या सहयोग मिलता है। आर्थिक विकास का भार भावी पीढ़ी पर टाला जा सकता है, क्योंकि दीर्घकालीन ऋणों से वर्तमान में पूंजी विनियोग बढ़ाए जा सकते हैं तथा ऋणों पर ब्याज व मूल रकम भविष्य में चुकाई जाती है। ऋणदाता देशों को ब्याज का लाभ मिलता है।
निर्यात बढ़ते हैं, अपने देश के अतिरिक्त उत्पादनों को विदेशों में खपाकर आंतरिक मंदी पर रोक लगाई जा सकती है। प्रबंध तथा तकनीकी कौशल का विकास। प्रबंध तथा तकनीकी कौशल का विकास विदेशी पूंजी एवं सहायता के रूप में औद्योगिक ज्ञान, तकनीकी कौशल एवं प्रबंध कला का आयात होता है, जिससे भावी विकास के लिए देश में तकनीकी कौशल व औद्योगिक ज्ञान का विस्तार होता है। अगला बिंदु है इसका, देश की पूंजी के लिए अनुपूरक। विदेशी सहायता देश के साधनों के लिए अनुपूरक होती है। जब देश में पर्याप्त आर्थिक साधनों के अभाव में बड़े उद्योगों की स्थापना होती है, उस समय विदेशी कौशल, तकनीकी ज्ञान व पूंजीगत साधनों की सहायता आर्थिक विकास के लिए अनुपूरक भी होती है। इस बिंदु को देखिए, दोबारा समझिए। देश की पूंजी के लिए अनुपूरक, विदेशी सहायता देश के साधनों के लिए अनुपूरक होती है। जब देश में पर्याप्त आर्थिक साधनों के अभाव में बड़े उद्योगों की स्थापना होती है, उस समय विदेशी कौशल, तकनीकी ज्ञान व पूंजीगत साधनों की सहायता आर्थिक विकास के लिए अनुपूरक होती है। अगला बिंदु है इसका, आधारभूत पूंजीगत उद्योगों से विकास में विदेशी अनुभव का लाभ मिल जाता है, जिससे देश में जोखिम नहीं रहती और जोखिम उठाने का भार विदेशी साहसियों पर भी होता है। उचित मार्गदर्शन, अंतिम बिंदु। उचित मार्गदर्शन, विदेशी पूंजी व सहायता प्राय आर्थिक सर्वेक्षण के बाद ही दी जाती है। अतः अर्थव्यवस्था के सर्वेक्षण से भावी योजनाओं में उचित मार्गदर्शन मिलता है। विदेशी पूंजी व सहायता की हानियाँ, संभावित खतरे अथवा विदेशी सहायता व विदेशी पूंजी के विपक्ष में तर्क। जहाँ विदेशी सहायता के हमने लाभ बताए हैं, ये लाभ देखे, वहीं उसकी हानियाँ भी हैं और उसके संभावित खतरे भी हैं। तो अब हम जानेंगे विदेशी पूंजी के विपक्ष में तर्क या विदेशी पूंजी से संभावित हानियाँ एवं खतरे। यद्यपि विदेशी पूंजी व सहायता देश के आर्थिक विकास में बहुत सहायक है, पर अगर विदेशी सहायता राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो अथवा आर्थिक शोषण के उद्देश्य से दी गई हो तो वह अनुपयुक्त मानी जाती है। इसके संभावित खतरे भी हैं, जो कि निम्न हो सकते हैं, जिन्हें पहला है देश के आर्थिक शोषण को बढ़ावा। देश में आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिलता है क्योंकि विदेशी सहायता पर आर्थिक हित निहित होते हैं। विदेशी पूंजी या सरकार विदेशी सहायता से संचालित कार्यों पर विदेशी पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। वे सहायता करने वाले देश के आर्थिक हितों के लिए सहायता प्राप्त देशों का शोषण करते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के द्वारा दीर्घकाल तक देश का शोषण इस तथ्य की पुष्टि भी करता है। दूसरा बिंदु है राजनीतिक बंधन। प्राय विदेशी सहायता के पीछे राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है और कभी कभी तो विदेशी सहायता के साथ देश की राजनीतिक सार्वभौमिकता पर भी आंच आती है, जैसा कि हम प्राय अनुभव करते हैं। तीसरा बिंदु है प्रतिस्पर्धा का भय। विदेशी पूंजी के अत्यधिक उपयोग से विदेशी पूंजी का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व छा जाता है और अगर वे देश के अन्य उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगें तो देशी उद्योगों का पतन होता है, जैसा भारत में अंग्रेजों के समय हुआ। चौथा बिंदु है ब्याज और लाभांश के पुनर्भुगतान की समस्या। जब बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता विदेशों से ली जाती है तो उस पर ब्याज और लाभांश के पुनर्भुगतान की समस्या आती है। आज भारत पर विदेशी सहायता का भार इतना बढ़ गया है कि हम पुराने ऋणों का भुगतान व ब्याज आदि के लगभग 24,000 से 25,000 करोड़ रुपए का भार प्रतिवर्ष उठाना पड़ रहा है। असंतुलित विकास। प्राय विदेशी पूंजी उन क्षेत्रों में विनियोजित की जाती है जिनमें लाभ की अधिक संभावनाएं होती हैं अथवा विदेशी सहायता सामान्य न होकर विशेष कार्यों के लिए होती है। देशी प्राथमिकताओं के अनुसार सहायता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। देश प्राथमिकताओं के अनुसार सहायता का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, अतः देश में असंतुलित विकास का भय बना रहता है। राजनीतिक प्रभुत्व थोपना। विदेशी सहायता का सबसे बड़ा दोष यह है कि सहायता देने वाला राष्ट्र ऋणी देश पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व थोपने का निरंतर प्रयास करता है, अपने गुट में मिलाना चाहता है और अर्थव्यवस्था को अपनी विचारधारा के अनुसार संचालित करने को बाध्य करता है। जैसे अमेरिका एवं रूस की सहायता में यह तत्व निहित हैं। अनिश्चितता का संकट। अनिश्चितता का संकट। विदेशी सहायता देने वाले राष्ट्रों की इच्छा एवं मर्जी पर निर्भर करता है।
अतः ये आवश्यक नहीं है कि जब देश को आवश्यकता होती है तभी विदेशी सहायता मिल जाए। इस अनिश्चितता के कारण देश की मजबूरी का लाभ उठाया जाता है। युद्ध अथवा आर्थिक मंदी के समय ये संकट और बढ़ जाता है। अगला बिंदु है इसका प्रतिकूल व्यापार शर्तों तथा ऊंची कीमतों से शोषण। विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देशों को ऊंची कीमतों पर माल बेचने तथा समय पर ऋणों के मूल एवं ब्याज की वापसी में प्रतिकूल शर्तों से शोषण सहन करना पड़ता है। मानसिक परतंत्रता। निरंतर विदेशी सहायता पर आश्रित रहने वाले देशों के नागरिकों में मानसिक परतंत्रता का भाव पनपता है और वे निरंतर हीनता का अनुभव करने लगते हैं। उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। अगला बिंदु है महंगी सहायता। विदेशी सहायता ऊंची ब्याज दर पर अथवा देश के आर्थिक साधनों के शोषण में महंगी सिद्ध होती है। धन्यवाद।